हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका चक्र का सही क्रम है G1S G2M G1 G2SM G1M G2S S G2 G1M। ऑप्शन ए सही होगा, G1S G2M। कैसे सही होगा? इस आरेख से आप देख सकते हैं। यह आरेख कोशिका चक्र का आरेख है। इस आरेख में सबसे पहले जो अवस्था आती है वो है G1, G1 के बाद में आती है S, S के बाद में आती है G2 और G2 के बाद में आती है M। तो इस तरीके से कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम हो गया G1S G2M। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की किस परावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण डीएनए रिप्लिकेशन होता है? तो डीएनए प्रतिकृतिकरण जो होता है वो होता है कोशिका चक्र की एस परावस्था में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। डीएनए प्रतिकृतिकरण मतलब डीएनए का विभाजन, या इसको आप पढ़ सकते हो डीएनए का संश्लेषण। कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा ही विभाजित होती है क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए। ऐसी कोशिकाएं कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होती है? क्वेश्चन में ये दिया है कुछ कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है और दूसरी ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो कभी कभी ही विभाजन करती है। और वो विभाजन कब करती है? क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए ही वो विभाजन करती है। तो ऐसी कोशिकाएं कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होगी? G0, G1, G2S। ऑप्शन ए सही होगा, G0 अवस्था। G0 अवस्था को कहा जाता है शांत अवस्था। इस अवस्था के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन नहीं होता, हालांकि वो उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। अब वो कभी कभी विभाजन कर लेती है, और विभाजन कब होगा उनमें? जैसे कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई या कोई कोशिका मृत हो गई, तो वो जो कोशिकाएं जो G0 अवस्था में हैं वो डायरेक्ट प्रवेश कर जाती है M प्रावस्था में। M मतलब समसूत्री विभाजन अवस्था में वो प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट, यदि कोशिका चक्र के प्रारंभ में डीएनए की मात्रा 2C है तो एस परावस्था के दौरान यह कितनी होगी? 6C, 2C, 4C, 8C। तो कोशिका चक्र के शुरू में डीएनए की मात्रा दे रखी है 2C और पूछा है एस परावस्था में डीएनए की मात्रा कितनी होगी। तो एस परावस्था में होता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण, और डीएनए प्रतिकृतिकरण होने से डीएनए की मात्रा हो जाती है डबल। तो शुरू में अगर 2C है तो एस परावस्था में हो जाएगी 4C। तो ऑप्शन सही होगा 4C। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था कौन सी है? तो नाटकीय प्रावस्था का नाम क्या होता है? G1, S, G2 और M। ऑप्शन द सही है M प्रावस्था, यानी माइटोसिस। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंतरावस्था इंटरफेज। कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था का नाम है अंतरावस्था इंटरफेज। कोशिका चक्र का लगभग 95% समय अंतरावस्था में व्यतीत होता है और बाकी जो 5% समय है वो होता है एम प्रावस्था में व्यतीत। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की सर्वाधिक सक्रिय अवस्था कौन सी है? पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंतरावस्था इंटरफेज। तो यहाँ पर भी यही होगी अंतरावस्था इंटरफेज। ये कोशिका चक्र की सर्वाधिक सक्रिय अवस्था होती है। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की
किस परावस्था में तारक काय का प्रतिकृतिकरण होता है? तो तारक काय का प्रतिकृतिकरण कौन सी अवस्था में होता है? G1, S, G2, M। तो तारक काय का प्रतिकृतिकरण होता है एस परावस्था में। ऑप्शन ब सही होगा। डीएनए प्रतिकृतिकरण के साथ तारक काय का भी प्रतिकृतिकरण हो जाता है। तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका चक्र की किस परावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का प्रतिकृतिकरण होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का प्रतिकृतिकरण कौन सी अवस्था में होता है? G1, S, G2, M। ऑप्शन सही होगा G2 परावस्था में। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन माइटोसिस मतलब M परावस्था के दौरान ER व केंद्रिक किस अवस्था में विलीन होना प्रारंभ करते हैं? आरंभिक प्रोफेज, बाद का प्रोफेज, आरंभिक मेटाफेज, बाद का मेटाफेज। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका है और केंद्रिक है वो बाद का जो प्रोफेज होता है, मतलब प्रोफेज जब एंड होने वाला होता है तब अंतःप्रद्रवी जालिका और केंद्रिक विलीन होना शुरू करते हैं। ऑप्शन ब सही होगा, बाद का प्रोफेज। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन की किस परावस्था में गुणसूत्र तर्कों की मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा मध्य रेखा प्लेट के साथ साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं? तो गुणसूत्र मध्य रेखा प्लेट पर कौन सी अवस्था में पंक्तिबद्ध होते हैं? उस अवस्था का नाम होता है मध्यावस्था मेटाफेज। ऑप्शन ब सही होगा। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन की किस परावस्था में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर विखंडित होता है यानी टूटता है, जिससे पुत्री गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं? तो सेंट्रोमियर का टूटना जिसकी वजह से पुत्री गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं, यह घटना होती है पश्चावस्था में, एनाफेज में। ऑप्शन नंबर ऐसे ही होगा, पश्चावस्था। मध्यावस्था मेटाफेज में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर द्वारा, सैटेलाइट द्वारा, द्वितीयक संकीर्णन द्वारा, काइनेटोकोर द्वारा। ऑप्शन द सही होगा, काइनेटोकोर द्वारा। मध्यावस्था में जो गुणसूत्र होता है उसमें आप देख सकते हैं दो क्रोमेटिड होते हैं। एक क्रोमेटिड ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इनमें दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं और सेंट्रोमियर के साइड में बिंब के जैसी संरचना होती है, यानी डिस्क की जैसी संरचना। इस तरीके से ये डिस्क जैसी संरचना हो गई, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में होगी। इन डिस्क जैसी संरचनाओं से तर्कु तंतु जुड़े होते हैं। इस प्रकार से तर्कु तंतु जुड़े होते हैं। तो ये जो डिस्क जैसी संरचना है, इन डिस्क जैसी संरचनाओं को कहा जाता है काइनेटोकोर। नेक्स्ट, अंत्यावस्था टीलोफेज के बारे में सही है। केंद्रक विभाजन की अंतिम परावस्था है, सही बात है। केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये अंतिम परावस्था हो गई। अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जिकाएं दोबारा बन जाते हैं, यह भी सही है। केंद्रक आवरण और केंद्रिक दोबारा बन जाते हैं, यह भी सही है। सभी कथन सही है। ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट्टिका विधि द्वारा होता है, सही बात है। कोशिका पट्टिका परिधि से केंद्र की ओर बनती है, यह गलत है, क्योंकि कोशिका पट्टिका बनती है केंद्र से परिधि की ओर। प्राणी कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन खांच विधि के द्वारा होता है, सही बात है। खांच का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है, यह भी सही है। ऑप्शन ब सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सूत्र युग्मन सिनेप्सिस किस परावस्था में होता है? सूत्र युग्मन का मतलब होता है समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है सूत्र युग्मन सिनेप्सिस।
तो सूत्र युग्मन कब होता है, समजात गुणसूत्रों के जोड़े कब होते हैं? तनुपट लेप्टोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैकेटीन, द्विपट डिप्लोटीन। तो ऑप्शन ब सही होगा, युग्मपट जाइगोटीन। नेक्स्ट, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर से संबंधित गलत कथन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह अर्धसूत्री विभाजन की स्थूलपट यानी पैकेटीन अवस्था में होता है। सही बात है, क्रॉसिंग ओवर आता है पैकेटीन अवस्था में। इसमें समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब अर्ध गुणसूत्र के बीच गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। यह भी सही है कि जीन विनिमय का मतलब भी यही है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान ही जीन विनिमय कहलाता है। यह रिकॉम्बिनेज एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। सही है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्रॉसिंग ओवर क्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसमें समजात गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। यह गलत है क्योंकि यहाँ पर आ गया सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट, काइएज्मा किस अवस्था में दिखाई देते हैं? काइएज्मा का मतलब हो गया क्रॉसिंग ओवर के बाद में क्रॉस के जैसी संरचनाएं बन जाती है, उन्हें कहा जाता है काइएज्मा। तो ये किस अवस्था में दिखाई देते हैं? तनुपट लेप्टोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैकेटीन, द्विपट डिप्लोटीन। तो ये दिखाई देते हैं द्विपट में। ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, पार गतिक्रम डाइकाइनेसिस के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम प्रावस्था है। सही बात है, पूर्वावस्था फर्स्ट में 5 उप प्रावस्थाएं होती है। उनका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो एंड वाली जो अवस्था है उसका नाम है डाइकाइनेसिस। इसमें काइएज्मा का समापन होता है यानी उपांति भवन होता है। काइएज्मा का समापन होना कहलाता है उपांति भवन। सही बात है, काइएज्मा का समापन इसी अवस्था में होता है। इसमें केंद्रक आवरण व केंद्रिक बनी रहती है। ये गलत है क्योंकि इस अवस्था में केंद्रक आवरण और केंद्रिक विलुप्त हो जाती है। यह मध्यावस्था फर्स्ट की ओर पारगमन को निरूपित करती है। यह भी सही है क्योंकि इसके बाद में मध्यावस्था फर्स्ट ही आती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन स। नेक्स्ट, युगलीय गुणसूत्रों के मध्य प्रोटीन की जटिल संरचना क्या होती है? युगलीय गुणसूत्र का मतलब हो गया समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। उनके बीच में प्रोटीन की एक जटिल संरचना पाई जाती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र। ऑप्शन ब सही होगा। युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? युग्मित समजात गुणसूत्रों का मतलब हो गया युगली गुणसूत्र मतलब समजात गुणसूत्रों का जोड़ा। उनका पृथक्करण किस स्टेज में शुरू होता है? तनुपट लेप्टोटीन, इसमें तो युगली बनते ही नहीं है। युग्मपट जाइगोटीन, इसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। स्थूलपट पैकेटीन, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम में समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। द्विपट डिप्लोटीन, हाँ, इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो पृथक होने शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, वह कौन सी अर्धसूत्रण अवस्था है मतलब अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है जिसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमेटिड्स अपने सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं? तो समजात गुणसूत्रों का जो पृथक्करण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? पश्चावस्था फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट, पश्चावस्था सेकंड एनाफेज सेकंड, मध्यावस्था फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट, मध्यावस्था सेकंड मेटाफेज सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चावस्था फर्स्ट यानी एनाफेज फर्स्ट। इस स्टेज में
समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन व सम विभाजन इक्वेशनल डिवीजन क्रमशः है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विभाजन न्यूनकारी विभाजन है और कौन सा विभाजन सम विभाजन है। न्यूनकारी विभाजन का मतलब है ऐसा विभाजन जिसमें जनक कोशिका से बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका की आधी होती है, उसे तो कहा जाएगा न्यूनकारी विभाजन। जबकि सम विभाजन का अर्थ होता है कि ऐसा विभाजन जिससे बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान हो, उसे कहा जाता है सम विभाजन। तो न्यूनकारी विभाजन और सम विभाजन कौन सा है, उनको पहचानना है। तो पहले देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्या ये न्यूनकारी है? क्या ये न्यूनकारी विभाजन है? कैसे है? इसका कारण यह है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब होता है तो उसमें एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे ये कोशिका है, इसे बन जाएगी दो संतति कोशिकाएं, और ये जो संतति कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगर देखें तो जैसे इसमें 2n है, तो इनमें जो गुणसूत्र संख्या होगी वो होगी nn, मतलब जनक कोशिका की आधी होगी। तो ये विभाजन जो है वो हो गया न्यूनकारी। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ये क्या सम विभाजन है? क्या तो ये सम विभाजन होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं कि इन दोनों कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो टोटल बन जाएगी 4 कोशिकाएं इस तरीके से 1 2 3 और 4। इनमें गुणसूत्रों की संख्या nn होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जितने गुणसूत्र इन कोशिकाओं में हैं उतने के उतने इन कोशिकाओं में हैं। तो ये जो विभाजन है वो हो जाएगा सम विभाजन। तो यहाँ पे तो सही हो रहा है ये। ऑप्शन बी देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड ये न्यूनकारी नहीं होता है, ये होता है सम विभाजन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, हाँ ये न्यूनकारी है। समसूत्री विभाजन ये सम विभाजन होता है। कैसे होता है इसको आप देख सकते हो। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जितने गुणसूत्र जनक कोशिका में होते हैं उतने के उतने गुणसूत्र संतति कोशिकाओं में होते हैं। तो यह विभाजन होता है सम विभाजन। तो यहाँ पे विकल्प ए और स दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट, अर्धसूत्रण की वह कौन सी अवस्था है जिसमें सेंट्रोमियर का विखंडन होने से पुत्रीय गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विखंडन होता है जिसकी वजह से पुत्रीय गुणसूत्र पृथक होकर के ध्रुव की ओर जाते हैं। फिर पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंत्यावस्था सेकंड। तो यह अवस्था होती है ऑप्शन स, पश्चावस्था सेकंड, यानी एनाफे सेकंड अवस्था में गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर टूट जाते हैं जिसकी वजह से पुत्री गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर के विपरीत ध्रुव की ओर वो जाने लगते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। युग्मक जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है, यानी युग्मक जब बनते हैं तो कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन दोनों, असूत्री विभाजन। तो युग्मक जनन के दौरान समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। एक कायी कोशिका में जिसने अभी अभी कोशिका चक्र की एस प्रावस्था पूरी की है, गुणसूत्र संख्या व डीएनए की मात्रा उस प्रजाति के युग्मकों की तुलना में क्रमशः क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा है कोई कायी कोशिका है जिसने कोशिका चक्र की एस अवस्था को अभी अभी पूरा किया ही है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा उस प्रजाति के युग्मकों की कंपेयर में क्या होगी। कायी कोशिका प्रारंभ में होती है द्विगुणित, मतलब उसमें गुणसूत्र संख्या होती है 2n और डीएनए की मात्रा जो है वो होती है 2c। जब एस प्रावस्था होती है तो उसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, हालांकि गुणसूत्रों में कोई चेंज नहीं होता है। तो एस प्रावस्था के बाद में गुणसूत्र संख्या तो वही रहेगी, यानी 2n ही रहेगी, लेकिन डीएनए की मात्रा बढ़कर के हो जाएगी 4c। और हम जानते हैं युग्मक होते हैं अगुणित, मतलब गुणसूत्र संख्या होती है स्मॉल n और अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा होती है c। तो युग्मक और कायी कोशिका में अगर कंपेयर करें कि कायी कोशिका की एस प्रावस्था के बाद में जो गुणसूत्र संख्या उसमें होगी वो युग्मकों की कंपेयर में हो जाएगी डबल, यानी दुगनी, और जो डीएनए की मात्रा है वो हो जाएगी 4 गुणी। तो ऑप्शन बी में ये दिया है कि दुगनी व 4 गुनी, मतलब गुणसूत्र संख्या तो हो जाएगी दुगनी और डीएनए की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट,
कोशिका चक्र की किस अवस्था में एक द्विगुणित कोशिका में अगुणित कोशिका की तुलना में 4 गुना डीएनए होगा? तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि कोशिका चक्र की कौन सी अवस्थाओं में द्विगुणित कोशिका मतलब कोशिका 2n है, उसके अंदर अगुणित कोशिका मतलब स्मॉल n की तुलना में 4 गुना डीएनए होगा। तो अगुणित कोशिका में जो डीएनए की मात्रा होती है वो होती है C। तो अब C का 4 गुना होता है 4C, मतलब द्विगुणित कोशिका के अंदर नॉर्मली जो डीएनए होता है वो होता है 2C। तो 2C से 4C कब होगा? तो डीएनए रिप्लिकेशन होता है एस प्रावस्था में। तो एस प्रावस्था के अंदर डीएनए की मात्रा बढ़कर के हो जाती है 4C। तो एस में 4C हो जाती है, एस के बाद में आती है G2, उसमें भी हो जाती है 4C। पहली अवस्था का नाम है G1। तो G1 के अंदर तो कोई डीएनए प्रतिकृतिकरण होता नहीं है, तो G1 के अंदर तो मात्रा रहती है 2C। तो यहाँ पे एस और G2 प्रावस्थाएं जो है उनमें डीएनए की मात्रा होगी 4C। तो ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की विभिन्न उप प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप प्रावस्थाएं होती है, उनका सही क्रम है तनुपट्ट, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट, पारगति क्रम। ऑप्शन ए सही है। इंग्लिश में इनको पढ़ेंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है? तो यहाँ पे याद रखना है कि जो मध्यावस्था होती है मेटाफेज, इस अवस्था में गुणसूत्रों में सबसे ज़्यादा संघनन होता है, यानी गुणसूत्रों को जितना संघनित होना होता है उतने वो हो जाते हैं, तो वो काफ़ी छोटे और मोटे हो जाते हैं। इस वजह से वो एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं, और गुणसूत्र की जो आकारिकी है उसका अध्ययन भी मध्यावस्था में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है? तो गुणसूत्र की जो आकृति होती है उसका अध्ययन पश्चावस्था में किया जाता है एनाफेज में। ऑप्शन ए सही होगा।